नमस्कार। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। तो दोस्तों, पिछले बार हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने चैप्टर्स के साथ चलेंगे। तो मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, और इसमें चूंकि हम लोग चूंकि फर्स्ट चैप्टर है और इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बहुत मुश्किल चैप्टर्स में से एक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सिलेबस का कंटेंट क्या क्या है, एनसीईआरटी आपको क्या रिकमेंड करता है पढ़ने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर ये देखेंगे कि भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एग्जाम में आता है। और जब हम लोग इन सबको देखेंगे, ये भी देखेंगे कि ज्यादा एग्जाम में किस टॉपिक के सवाल आते हैं, हम लोग उसी टॉपिक पे कवर करेंगे। चूंकि क्रैश कोर्स है तो बहुत डिटेल से इसमें चलना पॉसिबल नहीं है। तो एनसीईआरटी कहता है कि भाई आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस में इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मतलब कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के परिचय के बारे में आपको जानना है। मतलब यहां पर विद्युत आवेश के बारे में भी आपको पढ़ना है। जब विद्युत आवेश की हम लोग बात करेंगे, आवेश कहां से आया, आवेश है क्या, तो जाहिर सी बात है कि हमको चालक और कुचालक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि भाई चार्जिंग करने के क्या क्या मेथड हैं। तो चार्जेज बाई इंडक्शन है, इसको हम लोग कहेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन करना। फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, मतलब आवेशों का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, मूल गुण है, वो कौन कौन से हैं, हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे कूलम्ब्स लॉ पे, कूलम्ब का नियम। फिर हम लोग आएंगे कि जो बहुत सारे चार्ज अगर रखे गए हैं तो बहुत सारे चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगते हैं, मतलब कि बहु आवेशों के बीच में या अनेक आवेशों के बीच में लगने वाले बल क्या होते हैं, कितने होते हैं। इसको हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो खैर ये कंटेंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको रोक करके देख सकते हैं। बिहार बोर्ड के सिलेबस को और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को डाउनलोड करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। या एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो उसमें जो उसका विषय सूची करके दिया हुआ है तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो इस पे बहुत हम लोग डिटेल से बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश पे। विद्युत आवेश क्या है? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 3000 साल पहले, 3-3.5 साल पहले, वैसे समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक थेल्स नाम के दार्शनिक थे और वो दार्शनिक ने सबसे पहले आवेश के बारे में खोजा था। हालांकि वो आवेश खोजने नहीं गए थे, वो खोजने गए थे मैग्नेटिज्म। बट वहां पर उनको क्या मिला? चार्ज मिला। और उसकी स्टोरी काफी लंबी है जो इस क्रैश कोर्स वाले बैच में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, वो पूरा एक लेक्चर उसी पर चला जाएगा, तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन किए, अलग अलग मटेरियल पर देखा, तो उन्होंने ये पाया कि चार्ज जो है, आवेश जो है, किसी भी एक क्या बोलते हैं, कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, उस पदार्थ का एक फंडामेंटल गुण है। जो मैटर है उसका एक फंडामेंटल गुण है, पदार्थ का मूल गुण है। मूल का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक वाली बात की जा रही है वहां पे, जिसके उत्पन्न हो जाने से जो पदार्थ के अंदर विद्युत बल लगाने का गुण आता है, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने का गुण आता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमें कैसे पता चला, कैसे जानेंगे कि ये फोर्स है? तो फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि फोर्स जो है दो चीज कर सकता है, या तो किसी वस्तु को बिना टच किए छू सकता है, या उसको मतलब अट्रैक्ट कर सकता है, या उसको रिपेल कर सकता है, आकर्षित कर सकता है या विकर्षित कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो टच करके ना कुछ काम करे, उसके अंदर मोशन पैदा कर दे, वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आ दे, उसके मोशन के डायरेक्शन को बदल दे। तो ये सब चीजें भी फोर्स करता है। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो विद्युत आवेश जो फोर्स उत्पन्न करता है, जो बल लगाता है, वो बल असंपर्क बल होता है, वो टच नहीं करता, बिना टच किए बल लगाता है। और बल जो है ये कैसा हो सकता है, ये आकर्षण का भी हो सकता है और विकर्षण का भी हो सकता है। इसका सिद्धांत हम लोग आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आवेश का कंसेप्ट मिलता कहां से है, आवेश हमें हमारे किसी पदार्थ के अंदर पैदा कैसे होता है। तो हमने ये देखा, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट experiences electrical forces।
मैटर कंटेन्स चार्ज्ड particles such as electrons and protons. An electron carries negative charge while a proton carries a positive charge. कहा यह गया कि जो विद्युत आवेश है ये पदार्थ का एक मूल गुण है, ठीक है, जिसके कारण उस वस्तु पर विद्युत बल उत्पन्न होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये पदार्थ पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जानते होंगे, देखिए कोई भी पदार्थ है, अगर किसी भी पदार्थ को हम लोग तोड़ेंगे, कोई भी मैटर है, अगर हम लोग इसको तोड़ रहे हैं तो मैटर को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या बोलते हैं इसको, अणु। और अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एटम्स। और एटम्स मतलब क्या हो गया, परमाणु। और जब हम लोग परमाणु को और तोड़ेंगे तो तीन चीज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। मान लीजिए कि यहां पर आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो नाभिक में आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब ऐसे ही किसी पदार्थ के परमाणु का जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। अब सवाल ये है कि इसका चार्ज से क्या लेना देना है। भैया देखो, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस है इसमें कौन है, नाभिक, न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन के पास, बेचारे के पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है, बट प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कंसेप्ट ये है कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर आप ऐसे समझिए कि जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो न्यूट्रल है, मतलब विद्युत उदासीन है, इसका मतलब ये है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है। मतलब जितना संख्या उस पर इलेक्ट्रॉन का है उतना ही संख्या क्या है, प्रोटॉन का भी है। तो इस वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग चार्ज उत्पन्न किए, आवेश उत्पन्न किए किसी वस्तु पर, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या प्रोटॉन को निकालेंगे। लेकिन प्रोटॉन बहुत अस्टेबल होता है, प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते किसी एटम से। किसको निकालेंगे, ट्रांसफर किसका होगा, तो ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा। तो अगर कोई पदार्थ निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। और अगर कोई जो एटम है या पदार्थ है धन आवेशित होता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन मतलब समझिए कि मोह माया है। मोह माया अगर हम रखेंगे अपने पास तो क्या होगा, मोह माया रखेंगे तो हमारे अंदर निगेटिविटी आएगी। और अगर हम लोग मोह माया को त्याग देंगे तो हम लोग भी संत बन जाएंगे, पॉजिटिविटी आ जाएगी हमारे अंदर, है ना। तो यही कंसेप्ट है। अब देखिए यहां पर कहा गया कि चार्ज का जो एसआई मात्रक है, वो एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब है। हालांकि कूलम्ब बड़ा मात्रक है। कूलम्ब ही क्यों है इसका एसआई मात्रक, क्योंकि चार्ज के बारे में ऐसे खोजने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने ट्राई किया, बट चार्ज को बिल्कुल अच्छे से जो एक्सप्लेन किए उनका नाम है कूलम्ब। और कूलम्ब का लॉ हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। कहा गया कि विद्युत आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव निगेटिव की बात अगर करेंगे तो हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि देखो भाई, अगर मान लेते हैं कि हम लोग दो चार्ज सेम प्रकृति का ले लें, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, है ना। अगर दो हमारे सेम चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कहा गया कि देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसा होता है, वो कंजर्व रहता है। इसे ना तो आप बना सकते हैं ना इसे खत्म कर सकते हैं। कैसे इसको उत्पन्न करेंगे, अगर किसी पदार्थ से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, है ना, किसी पदार्थ से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो जिस पदार्थ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है वो पदार्थ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर किसी पदार्थ पर आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपने जिसको इलेक्ट्रॉन दिया है वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि निगेटिव चार्ज जो है वो किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और चार्ज का नेचर कैसा है, तो नेचर जो है वो है निगेटिव। इट्स ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा गया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको आगे निकालेंगे, यूनिट वगैरह सब हो जाएगा। अब बात आती है चालक और कुचालक का, जैसे कौन से पदार्थ कंडक्टर है, कौन से पदार्थ इंसुलेटर है। देखिए पदार्थ जो है उसको ना उसके कंडक्टिविटी के बेस पर हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं। अगर हम लोग पदार्थ को उसकी चालकता के बेस पर बांटेंगे तो पदार्थ हम लोग चार पार्ट में बांटेंगे। एक हो जाता है आपका चालक,
जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। एक हो जाता है कुचालक या विद्युत रोधी भी कह सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और एक आ जाता है अर्धचालक, ये लास्ट में हमारा चैप्टर है अर्धचालक, तो वहां पर हमको देखना है, ठीक है। अर्धचालक जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और एक हो जाता है सुपर कंडक्टर, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। अब अगर हम देखें कि चालक क्या है, तो जिस पदार्थ से होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आप कहो कि आसानी से हो जाए, ऐसे कहो कि विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक के अंदर ऐसा क्या होता है कि आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होने के कारण क्या करता है, वो इस चार्ज को कैरी कर लेता है, आवेश को ढो देता है, यहां से वहां लेके चला जाता है। जैसे ऐसे समझो ना कि हमारे बॉर्डर पर जो जम्मू कश्मीर हो गया, इधर कुछ गद्दार लोग भरा हुआ है ना, तो उधर से आतंकवादियों को घुसपैठ कराता है कि नहीं कराता है, तो बस वही बात है। ये जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो एक प्रकार से वैसे ही है जो क्या करेगा, अगर इसके एक कॉर्नर पर चार्ज आया, इस चार्ज को यहां से उठा करके इधर पहुंचा देगा, ठीक है। ये हो गया चालक, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ये काम करता है। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वैसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से होकर के विद्युत आवेश प्रवाह ना कर सके, है ना, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल लें हम लोग, तो हमारे पास एल्यूमिनियम है, बहुत अच्छा चालक है, हमारे पास कॉपर है, बहुत अच्छा चालक है, हमारे पास सिल्वर है, बहुत अच्छा चालक है ना। ऐसे सिल्वर सबसे बेहतरीन चालक होता है, सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके सेकंड में आपको हम लेते हैं इसको कॉपर को, ठीक है। अब कुचालक की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कुचालक में आपका रबर हो गया, कुचालक में आपका प्लास्टिक हो गया, है ना। अब बोलोगे सर ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट चालक हम लोग मानते हैं बट अच्छा चालक नहीं है, तो ग्रेफाइट किस में लिया जा सकता है, इसको इसमें लिया जा सकता है। ये हल्का फुल्का क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, बट यहां पर हम आवेश के रूप में देख रहे हैं, तो हम बात सिर्फ आवेश का करेंगे, चार्ज का करेंगे। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो कहा गया कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब है कि भाई चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, यहां तो आपके टॉपिक में दिया है कि प्रेरण के द्वारा आवेशन करने का, मतलब कि चार्जिंग बाय इंडक्शन करने का, बट समझिए चार्ज करने का क्या तरीका होता है। अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है ना, हम लोग ऐसे कह देंगे कि आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन की प्रक्रिया कैसे वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये हम लोग कहेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग का के लिए, जो चार्जिंग के लिए है, तीन मेथड है हमारे पास। एक मेथड है कंडक्शन का, अच्छा इससे पहले हम ले लें फ्रिक्शन के कारण, अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन करा देंगे तब, कंडक्शन करा देंगे तब, और इंडक्शन करा देंगे तब। अब हिंदी वाले बच्चे दुखी ना हो भैया, इसमें हम कह देंगे घर्षण के द्वारा, इसमें हम कह देंगे चालन के द्वारा, और इसमें हम कह देंगे प्रेरण के द्वारा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये तीनों है क्या, तो समझो, जैसे जब शुरू शुरू में हमारे साइंटिस्ट लोग चार्ज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे फर हो गया, फर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे समझो कि बिल्ली का खाल हो गया, बिल्ली को पकड़ा, उस पर ऐसे एक रॉड लिया और रॉड लेके बिल्ली के पीठ पर रगड़ दिया, तो बिल्ली का जो खाल है वो तो फर होता है, स्किन उसका। अब उस फर पर अगर आपने ग्लास रॉड को रगड़ा, और रगड़ने के बाद आपने क्या किया, उसको देखा तो उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया, खींचने का गुण आ गया। अच्छा बिल्ली बोली को टेंशन कौन ले, तुम ऐसा करो ना भाई, अभी तो ठंड चल रहा है, ऊनी कपड़ा सबने पहना है, एक प्लास्टिक का पेन लो और इस कपड़े पर ऐसे रगड़ो, मेरा मेटल है प्लास्टिक नहीं है, इस पर रगड़ो तो ये क्या हो जाएगा, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अगल बगल में रख दो कहीं, और इसको रगड़ने के बाद लेके जाओ, कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ये कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर इसने बिना टच किए उनको अपनी तरफ खींच लिया, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स कहां से आया, तो ये फोर्स जो हमने रगड़ा है इससे आया। हमें नहीं पता कि इससे इसमें क्या ट्रांसफर हुआ है, इससे इसमें क्या ट्रांसफर हुआ, हमें इतना पता है कि या तो इसमें से कुछ आवेश इलेक्ट्रॉन इस पर गया होगा, या इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आया होगा, दोनों में से कोई एक घटना हुई होगी। अब जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है,
तो इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, दे दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको एग्जैक्टली कहना कि किस पर निगेटिव आएगा किस पर पॉजिटिव आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, एक टेबल दे दिया था। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया टेबल दिया हुआ है, वो आप देख लोगे। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। अब दूसरा चीज है कि भैया ये बताओ कि कंडक्शन जो है, ये चालन जो है, चालन क्या है, कंडक्शन क्या है। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर क्या किया हमने, बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। ये भी है, मान लेते हैं निगेटिव वाले भी हैं, ऐसे कर दे, न्यूट्रल है, ऐसे कर दो, ये न्यूट्रल है मान लो। अब यहां से हमने क्या किया, एक ऐसा वस्तु ले आया जो वस्तु क्या है, आवेशित है। अब मान लीजिए कि इस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ये पूरा। अब जैसे ही हमने इसको, जैसे ही हमारे पास ये रॉड है और हमने क्या किया, हमने इस रॉड को इसमें टच कराया, तो क्या होगा, इसका चार्ज पूरा का पूरा इसके अंदर चला आएगा। तो ये जो पहले से न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, इसका मतलब क्या है कि इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के दोनों क्या थे, बराबर थे। ये और ये बराबर है तो न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन जब ये उदासीन है और इसको मैं टच कराया, इसका कुछ चार्ज मान लीजिए इस पर चला आया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगा। मान लीजिए निगेटिव ही आ गया, निगेटिव ज्यादा हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बच गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। ये कैसा हो जाएगा, धन आवेशित, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये हो गया आपका कंडक्शन। और प्रेरण में क्या है, प्रेरण में है कि इसमें टच करने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है, हमने एक रख दिया, ये पिथ बॉल बोलते हैं इसको, और इस पर ये इलेक्ट्रिकली क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है। हमने क्या किया कि कोई चार्ज बॉडी लेकर के यहां पर चले आए, मान लो ये पॉजिटिव वाला है। अब हमने बताया कि भाई जो सेम चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जब ये इसके पास आएगा तो पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को भगाएगा, तो सारे पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, एक साइड इधर दूर आ जाएंगे, और ये निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, सब इधर एडजस्ट हो जाएंगे इसका नजदीक। तो ये जो अब ये अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर निगेटिव आ गया। जब तक ये यहाँ पर है, इधर वाला साइड निगेटिव चार्ज दिखाएगा, इधर वाला साइड पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। अब ये जो आपका कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्ज जनरेट करने के तीन तरीके हमारे पास, जनरेट नहीं एक्चुअली क्या कहें, चार्जिंग करने के तीन तरीके हमारे पास। एक है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन करवा के हम लोग चार्ज जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। अब इंडक्शन से चार्जिंग क्या होता है, ये आप पूरी तरह से समझ चुके हो। देखो यहां पर दिया भी गया है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर विदाउट टचिंग इट बाय अ चार्ज बॉडी। प्रेरण द्वारा आवेशित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श किए बिना ही एक उदासीन चालक को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, आपको नोट करने की आवश्यकता तो है नहीं, करना होगा तो रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, देखो ये रहा, यहां पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। देखो ये, इसको हमने रगड़ा यहां पर, देखो इसका चार्ज इस पर चला है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहां पर आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो टच नहीं कराया गया है, ये निगेटिव चार्ज है, पास में सारा निगेटिव चार्ज क्या हुआ, दूर भाग गया, पॉजिटिव वाला बगल में आ गया, ये हो गया चार्ज बाय इंडक्शन। हम ऐसे ही चलें तो आगे देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देने वाला है कि भाई विद्युत आवेश का मूल गुण क्या है, फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, एकदम गारंटी है, रहेगा ही रहेगा। तो कहा गया कि विद्युत आवेश का मूल गुण क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तीन मूल गुण है, याद रखिएगा। अगर हम मूल गुण की बात करते हैं या कहें कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में तीन तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक प्रॉपर्टीज जो है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आवेशों की योज्यता या आवेश की योज्यता। अभी मैं एक एक एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एक हो जाएगा आपका आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों में से कोई एक तो जरूर ही रहेगा 2 मार्क्स में, ठीक है।
अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहां से जो क्वांटाइजेशन है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। यहां से आपका टॉपिक जहां से सवाल बनना शुरू होगा वो यही सब टॉपिक है, इन सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से जो है आपको क्या करना है, चीजों को देखना है। ठीक है, ठीक है, चीजों को देखना है। ओके, क्लियर है? ओके, अब देखिए यहां पर हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज में। तो कहा गया कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, योज्यता क्या है। तो आप यहां पर देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया और इस ऑब्जेक्ट में बहुत छोटे छोटे कई चार्ज लगे हैं, जैसे Q1 लगा है, Q2 लगा है, एक मान लेते हैं Q3 लगा है, -Q3 है, एक Q4 है, ऐसे करते करते मान लीजिए Qn है। अब कहा यह जाएगा कि भैया इस पर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, मतलब Q का वैल्यू कितना है। तो यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब देखो यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज है तो -Q3 और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस Q4, ऐसे ऐसे करके Qn। मतलब जितने भी चार्ज होंगे सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उनके क्या बोलते हैं, साइन के साथ, नेचर के साथ। अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाले के साथ उसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले के साथ उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन देखो क्या है, क्वांटाइजेशन के बारे में कहा गया कि किसी भी चार्ज को हम लोग अनिश्चित रूप में डिवाइड नहीं कर सकते। अनिश्चित कहने का क्या मतलब है यहां पर, जैसे देखो मान लो कि ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, इन दोनों पर चार्ज है। ठीक है, अगर आपको इनको डिवाइड करना है या ऐसे कहो कि चार्ज को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है किसी पर, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी डेसिमल फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा या तीन होगा या चार होगा। जैसे मान लो कि कंसेप्ट क्या दिया गया क्वांटाइजेशन का, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज निकालोगे वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में निकालोगे, मतलब कि पूर्णांक गुणज के रूप में निकालोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कहा गया Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, सही है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव, दिया है तो पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अगर कहे कि ये 2.5 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल नहीं, गलत बात है ना, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन करके दिया जाएगा कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से आवेश का कौन सा मान संभव नहीं है। ऑप्शन ए डाल देगा कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बी में डाल देगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सी नंबर में डाल देगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और डी में कुछ और डाल देगा, मान लीजिए 6.4 डाल दिया। अब आप समझिए कि यहां पर जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इसका वैल्यू तो फिक्स है, कितना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हटा देंगे। अब यहां पर अगर कहा कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां कहा 3.2 तो 16 दूना क्या होता है, 32, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ये 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा कि ये चार्ज का जो अस्तित्व है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, कहा गया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो सबसे पहला बात समझिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए एक तो ये जो नॉर्मल सा चलते आ रहा है कि चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना चार्ज को नष्ट कर सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरा चीज है कि कहा यह गया कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी को आपने आइसोलेट कर दिया, मतलब कोई आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु को आपने पृथक कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या होगा, चाहे आप 100-200 साल के बाद भी क्यों ना आते हो,
है ना, 100-200 साल के बाद भी क्यों ना आते हो, ध्यान ये रखना है कि वो जो वस्तु है जिसको आवेशित किया गया है वो किसी के संपर्क में ना हो, हवा के भी संपर्क में ना हो। तो लोग ऐसा कहां पॉसिबल है, वैक्यूम करके छोड़ दो, 100-200 साल के बाद आओगे देखोगे तो चार्ज ज्यों का त्यों बना हुआ है, वो चार्ज खत्म नहीं होगा। और जब वो चार्ज खत्म नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जब तक वो किसी अपने जैसे या अपने से अपोजिट वाले के टच में नहीं आएगा उसके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। तो वहां पर क्या हो गया, वो चार्ज भी कंजर्व हो गया, वो संरक्षित हो गया, स्टोर है वहां पर, मतलब स्टोर नहीं कह सकते, संरक्षित, कंजर्व, सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं है जब तक वो किसी का टच में नहीं आता है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या हो गया, आवेश का संरक्षण सिद्धांत हो गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और दूसरा ये हो गया कि भाई किसी भी विलगित निकाय या पृथक निकाय पर जो आवेश है वो हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा, सेम होगा, बना रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, देखो Q इज इक्वल टू एन, एन का वैल्यू क्या है 1 2 3, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुलंब का नियम। अब बहुत लोग आए आवेश को के खोज में और सबने ये कहा कि भाई देखो बल लगाता है, बट वो बल कितना लगता है ये कोई नहीं बता पाया। ये बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे वो थे कुलंब भाई साहब। कुलंब भाई साहब ने क्या कहा, तो कुलंब ने ये कहा था, कुलंब का नियम हम देखते हैं, कुलम्ब्स लॉ इसको बोलते हैं, कुलम्ब्स लॉ। तो कुलंब ने ये कहा कि अगर दो आवेश रखा है, दोनों सेम आवेश लिया गया, बताते हैं क्यों लिया गया दोनों सेम आवेश। मान लीजिए कि दोनों हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लिए, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया R। न्यूटन ने ये कहा, न्यूटन कह रहे हैं, कुलंब ने ये कहा कि ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, Q2 जो है Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये जो यहां पर फोर्स लगेगा और जो फोर्स यहां पर लगेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, मतलब कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे, बढ़िया बात है, रिपेल कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। उन्होंने ये कहा जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वैसे ही कुछ मिलता जुलता इन्होंने लॉ दिया था। इन्होंने कहा कि जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये पहला स्टेटमेंट। फिर उन्होंने ये कहा कि ये दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस R है, इस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हिंदी में बताते हैं कि जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अब सवाल ये है कि इन दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। इसको जब हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यहां एक कांस्टेंट मिलेगा K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये K क्या है, तो इस K को हम लोग, ये कांस्टेंट जो है इसका मान हमको प्रयोग करके मिला, एक्सपेरिमेंटली दिया कुलंब ने, और वो दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक छोटू सा K यहां पर भी, ठीक है। अब ये है कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम की प्रिमिटिविटी क्या है, तो इसके लिए हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं माध्यम की परावैद्युता। ये तो माध्यम यहां पर क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो ये मीडियम ना होकर क्या हो जाएगा, वैक्यूम। ये क्या हो जाएगा, माध्यम की जगह क्या हो जाएगा, निर्वात। अब निर्वात क्यों लिया है, माध्यम का परावैद्युता क्या है, इस पे हम लोग अगले क्लास में बात करने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ करके ही रोकेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर ये फॉर्मूला जो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ हमारा टोटल। ये जो छोटू वाला K दिख रहा है
ये 1 होता है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, है ना, वैक्यूम के लिए क्या होगा 1 होगा। अगर हम इसको एयर के लिए देखें तो 1.00053 लगभग लगभग क्या होता है 1 भी होता है एयर के लिए। वाटर के लिए अगर हम देखेंगे इसको तो वाटर के लिए ये 80 हो जाता है, और अगर हम लोग मेटल के लिए देखेंगे तो मेटल के लिए इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स का लॉ। आगे देखते हैं ये आपका देखो देखो यहां पर दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये क्या है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, 4-5-7 क्वेश्चन होंगे, उसको थोड़ा देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू देखना। तो अब यहां पर देखिए कूलम्ब्स लॉ का कुछ लिमिटेशन भी है, कहीं कहीं कूलम्ब्स लॉ फेल करता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने बात कही है आपको कूलम्ब्स लॉ का, तो कूलम्ब्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है इसका पूरा लिमिटेशन हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा एमसीक्यू ट्राई करते हैं कि जो हमने आज सीखा, जो पढ़ा, उस पे कुछ एमसीक्यू हम बना पा रहे हैं कि नहीं। देखो कहा गया स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अच्छा ये कूलम्ब्स लॉ का ही है, उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सुचालक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है ग्लास, रबर, कॉपर, प्लास्टिक। सबको पता है क्या हो जाएगा आंसर कॉपर। यहां पर कहा है रबर, कांच, प्लास्टिक, तांबा, दोनों में ऑप्शन अलग अलग जगह दिया है, कोई नहीं। तांबा जो है वो क्या है आपका सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर विदाउट डायरेक्ट कंटेक्ट इज कॉल्ड, मतलब बिना स्पर्श के किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि क्या कहलाती है। अभी बताया हमने क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रेरण, बिना टच करने, छूना नहीं है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अभी देखा था हमने, क्या देखा था, कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर इंग्लिश में ऑप्शन नंबर बी हो गया है, ठीक है। अगली बार से नहीं होगा, अगली बार से सेम सेम आएगा। फिर कहा गया कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार चार्ज कैन बी क्रिएटेड, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन है करेक्ट कि चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आवेश को नष्ट किया जा सकता है। फिर कहा गया टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, कुल आवेश स्थिर रहता है, या चार्ज ऑलवेज इंक्रीजेज, आवेश हमेशा बढ़ता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भाई चार्ज कैन बी क्रिएटेड नहीं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या होता है कंजर्व रहता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी बताया था आइसोलेटेड सिस्टम को रखेंगे तो क्या होगा हमेशा स्थिर रहेगा, ठीक है। फिर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स माने आवेश के परिमाणीकरण, इसका ऐसे हिंदी है बट इसको क्वांटीकरण भी कहा जाता है। पेपर में आपके परिमाणीकरण नहीं आएगा, क्वांटीकरण आएगा इस नाम से। तो कहा गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या होते हैं, आवेश सतत होता है, आवेश की कोई यूनिट नहीं होती, आवेश असतत इकाइयों में विद्यमान होता है, या आवेश हमेशा धनात्मक होता है। चार्ज हैज कंटिन्यूअस, चार्ज हैज नो यूनिट, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट, चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चार्ज जो है असतत परिमाण के रूप में रहता है, मतलब एक जगह ऐसे स्थिर नहीं रहेगा। जहां पर जैसे कोई मान लीजिए कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर हमने उसको जनरेट कर दिया तो वहीं पर उसे कोने पर रहेगा। अब मेटल रहेगा तो मेटल में तो प्रभावित हो जाएगा, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर रबर पे प्लास्टिक पैदा किया, जहां पैदा किया वहीं रहेगा, ये इधर नहीं जाएगा जब तक इसको वो नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहा कि द फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस इज, समान आवेशों के बीच कैसा बल होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, जीरो होता है, वेरिएबल होता है। आकर्षण, विकर्षण, शून्य या परिवर्तनीय है। तो जाहिर सी बात है भैया समान चार्ज, लाइक चार्जेस, तो समान आवेश तो एक दूसरे से दूरी भागेगा ना, है ना। तो यहाँ पर कुकुर कुकुर को देकर भागता ही है ना, काटता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिपल्सन, विकर्षण। अब देखो नेक्स्ट, कूलम्ब लॉ अप्लाइज टू, कूलम्ब का नियम कहां लागू होता है, मूविंग चार्जेस पर, पॉइंट चार्जेस पर, करंट पर, मैग्नेट पर। अभी बताया कि पॉइंट चार्ज पर, बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेशों पर क्या होता है कूलम्ब का नियम जो है वो लागू होता है। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन और होगा, एन ऑब्जेक्ट चार्ज बाय इंडक्शन हैज अ चार्ज, कहा कि कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है, उसको प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा, इंडक्शन के प्रोसेस के कारण आवेशित किया गया है, तो उस पर चार्ज कैसे होंगे। अब देखो भाई उस पर जो चार्ज आएगा ना, तो जैसे मान लो कि ये एक बॉडी हो गया, एक बॉडी ये हो गया, ये बॉडी पूरा चार्ज है,
या निगेटिव ही मान लो, कुछ ही मान लो। अब जो इस पर चार्ज आएगा तो निगेटिव वाले खींचेगा, पॉजिटिव वाले खींचेगा, तो ये इस पर जो चार्ज होंगे वो चार्ज कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो समान होंगे। और अच्छा समान नेचर पूछ रहा, नहीं नेचर समान नहीं, नेचर कैसा होगा, विपरीत होगा। नेचर जो है उसका कैसा हो जाएगा, अपोजिट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव वाला क्या करेगा, इधर खींचेगा, तो इस पर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहां पर ये कैसे हो जाएंगे, अपोजिट नेचर के हो जाएंगे। फिर कहा गया कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज इज, तो फोर्स कोई सा भी हो बाबू, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कोई सा भी फोर्स हो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। कहा गया कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, आवेश का न्यूनतम मान क्या कहलाता है, तो आवेश का जो न्यूनतम मान है उसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्जेस। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, तो अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।